नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक पुणे महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी की। और ये जो कंपनी है ये ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाया करती है और अब ये तेजी से डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र में कदम रख रही है। बहुत छोटे से पैमाने पर इसने शुरुआत की और कंपनी का नाम है बेल राइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इस कंपनी की खास बात ये है कि ये भी एक इनके प्रमोटर्स के लिए रैग्स टू रिचेज स्टोरी है। जैसे हम पहले कई बार आपको बता चुके हैं हमारे वीडियोस में कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने पेशेंस से, मेहनत से, हार्ड वर्क से, वो छोटी सी कैपिटल से वो शुरुआत करता है और करोड़ों रुपए जो है वो क्रिएट कर देता है थोड़े ही समय में। तो इस कंपनी की शुरुआत भी 1988 में श्रीकांत बड़वे साहब ने की। और उस समय उनकी जो पूंजी थी, जो उन्होंने पूंजी लगाई इस कंपनी में या इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो मात्र 20,000 रुपए थी। एक टिन शेड के अंदर एक वर्कशॉप उन्होंने स्थापित की। और ये स्थिति थी कि उस समय कि इनको बैंकों से लोन लेने में बड़ा ही मशक्कत करनी पड़ी, इनको बड़ी परेशानी आई। और वैसे भी बाजार में ये कहा जाता है, एक बड़ी पॉपुलर कहावत है कि बैंक जो है ना, लोन उस व्यक्ति को देता है जिसको लोन की आवश्यकता नहीं होती। श्रीकांत बड़वे साहब ने अपनी मेहनत से इस कंपनी को आगे बढ़ाया और 1996 में कंपनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, 88 से 96 में। उसके बाद इस कंपनी का नाम रखा गया बड़वे इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। 2008 में इस कंपनी को एक पब्लिक लिमिटेड के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। 2022 में इस कंपनी का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया बेल राइज इंडस्ट्रीज के रूप में, क्योंकि जो बड़वे इंजीनियरिंग है वो इस कंपनी की जो साख है या इस कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है उसको बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। तो कई बार क्या होता है कि नाम चेंज करने से ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई स्टैंडर्ड वाली ये कंपनी है, तो नाम चेंज करने से ये फर्क पड़ता है। बड़वे इंजीनियरिंग से बेल राइज कंपनी के काम काज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों का परसेप्शन या जो ब्रांड वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। खैर, इसका आईपीओ जो आया पिछले साल मई में आया, आईपीओ जो दिया वो 90 रुपए पर शेयर में दिया। ओवरऑल 43 टाइम्स शेयर सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी में मात्र 4.5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ और अब इसका भाव लगभग 220 रुपए है। तो एक साल में शेयर होल्डर्स की वेल्थ इसने लगभग लगभग 2.5 गुना कर दी है। बहुत ही शानदार जो निवेशकों को इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, जो ऑटो एंसिलरी कंपनी है, ऑटो के लिए, ऑटो कंपनीज के लिए पार्ट्स बनाती है। तो इनके जो ग्राहक हैं बेसिकली वो ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी है। टू व्हीलर हुआ, थ्री व्हीलर्स हुआ, एक एक करके तोड़ेंगे कि आखिर ये क्या क्या इनके बिजनेस वर्टिकल्स हैं, क्या क्या ये काम करते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताएंगे। दूसरी बात ये है कि ये B2B बिजनेस है, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, यानी कि ये जो है आफ्टर मार्केट में बहुत ही कम अवेलेबल है। आफ्टर मार्केट का मतलब ये, एक चीज तो वो होती है जहां पर जो कंपनी है ना वो अपना माल डायरेक्टली वो किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को दे देती है। जैसे मान लीजिए एक मडगार्ड है, तो मोटरसाइकिल का मडगार्ड है, तो मडगार्ड जो है एक तो बिल्कुल ब्रांड न्यू व्हीकल में जो कोई भी मोटरसाइकिल कंपनी है वो खरीद के अपने मोटरसाइकिल में लगाएगी, तो उसको तो ओईएम बोलते हैं, उस कंपनी को ओईएम बोलते हैं। और इस तरीके की जो पार्ट सप्लाई होती है उसको ओईएम सप्लायर बोलते हैं। लेकिन दूसरा जो सेगमेंट है वो आफ्टर मार्केट सेल्स का है। आफ्टर मार्केट का मतलब ये कि मान लीजिए आपने मोटरसाइकिल खरीद ली, खरीदने के बाद किसी कारण से वो मडगार्ड जो वो डैमेज हो गया। अब वो जब आप बाजार में लेने जाएंगे तो वो वहां से जब आप लेंगे तो वो जो सेल होती है उसको आफ्टर मार्केट सेल कहते हैं। तो बेसिकली इनका जो प्रेजेंस है बेल राइज का आफ्टर मार्केट में भी है, लेकिन बहुत ही कम है। ज्यादातर इनका जो रिलेशनशिप है वो ओईएम से, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से, यानी कि जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनके साथ डायरेक्ट इनका टाई अप है। इनकी पार्ट्स की क्वालिटी को देखते हैं, इनका रिलेशनशिप है उन कंपनी से, और उन्हीं कंपनीज को ये डायरेक्टली माल सप्लाई करते हैं। अब कौन कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनीज को ये, किस तरीके ऑटोमोबाइल कंपनीज को ये अपना माल सप्लाई करते हैं, तो देखिए टू व्हीलर्स को वाली कंपनीज को करते हैं, थ्री व्हीलर वाली कंपनीज को करते हैं, फोर व्हीलर वाली कंपनीज को करते हैं, कमर्शियल और पैसेंजर दोनों को। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर वाली जो कंपनीज होती हैं, जो एग्री जैसे ट्रैक्टर टाइप जो बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको भी अपने ऑटो पार्ट्स सप्लाई करती हैं।
हैं। अब ऑटो पार्ट कौन कौन से ऑटो पार्ट सप्लाई करती हैं, तो देखिए इनके 4 कैटेगरी बेसिकली है जो ये सप्लाई करते हैं। पहला है और जो चेसी से रिलेटेड, चेसिस का मतलब वो ढांचा जिसके ऊपर आप जो है जो गाड़ी का सारा वजन जो है ना वो रखते हैं, तो जो बेसिक ढांचा होता है उसको चेसी बोलते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो चेसी वाले ये पूरा चेसी बना के सप्लाई करते हैं। इस तरह के जो पार्ट्स ये बनाते हैं, कंपोनेंट जो बनाते हैं उसको बोलते हैं बॉडी इन वाइट पार्ट्स या कंपोनेंट्स। तो ये क्या चीज होती है, ये देखिए पेंट करने से पहले जो ऊपर का ढांचा है, यानी कि बॉडी जो आपकी कार है उसका जो ऊपर का ढांचा है, सीट नहीं अभी लगी हुई है, उसमें इंजन नहीं लगा, ऊपर ऊपर का जो ढांचा है, पेंट भी जो उसके ऊपर नहीं हुआ है, तो उसमें जो जैसे साइड पैनल हुआ, रूफ हुई, तो इस तरह के जो सिस्टम जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको बॉडी इन वाइट कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो चौथा इनका जो आइटम है वो ये बॉडी इन वाइट कंपोनेंट्स बनाते हैं। पांचवा कंपोनेंट ये जो बनाते हैं मेजर कंपोनेंट वो है एग्जॉस्ट सिस्टम। तो जो साइलेंसर जिसको बोलते हैं गाड़ियों में या ट्रैक्टर्स में या ट्रक्स में बसेस में जो साइलेंसर होते हैं वो साइलेंसर सिस्टम भी ये बनाते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि ये जो है ये आईसी इंजन यानी कि जो इंटरनल कंबशन इंजन है, जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन हैं उनके लिए, उन गाड़ियों के लिए और साथ ही साथ ईवी के लिए, जो ईवी की गाड़ियों के लिए, दोनों के लिए पार्ट्स बनाते हैं। और इनके जो 75% जो कंपोनेंट्स हैं वो पावर ट्रेन एग्नोस्टिक है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, देखिए इस बात का मतलब ये है कि ये ऐसे कंपोनेंट बनाते हैं जो चाहे किसी भी तरीके का इंजन हो वो वहां पर वो पार्ट लगेगा ही लगेगा। जैसे साइलेंसर है, तो साइलेंसर केवल आईसी इंजन में काम आता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया रूफ हुआ या बॉडी इन वाइट पार्ट्स हुई या आपका कोई ब्रैकेट हुआ, हेडलैम्प के चारों तरफ का ब्रैकेट हुआ या सस्पेंशन सिस्टम हुआ, तो ये तो सारे पावर ट्रेन में जो ये तो डीजल इंजन में भी काम आएंगे और ये ईवी के भी काम आएंगे। तो कहने का मतलब ये है, इनका कहना ये है या ये इस तरीके का इनकी स्ट्रेटेजी है कि ये पावर ट्रेन एग्नोस्टिक पार्ट्स बनाते हैं। उससे ये है कि आगे आने वाले समय में भी कोई ऐसी चिंता की बात इस कंपनी के लिए नहीं है कि भाई इनका जो प्रोडक्ट है ना, अगर आईसी इंजन वाले जो गाड़ियां अगर कम बनने लगी तो साहब इनके पार्ट्स की डिमांड वो कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इनके अगर रेवेन्यू की बात करें तो मेजर इनका जो रेवेन्यू आता है वो 2 और 3 व्हीलर के कंपोनेंट बनाने से आता है, वो लगभग 82% आता है। कार से इनका रेवेन्यू जो आता है वो लगभग 5% है, कार के कंपोनेंट्स बनाने से जो रेवेन्यू आता है वो 5% आता है, 5%। और जो बस और ट्रक वगैरह के जो कंपोनेंट्स ये बनाते हैं तो वहां से इनका रेवेन्यू 8% आता है और जो बाकी हैं वहां से इनका रेवेन्यू 5% आता है। और जैसे मैंने बताया 75% इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो पावर ट्रेन अग्नोस्टिक हैं, यानी कि वो ईवी में भी लगेंगे और डीजल इंजन में भी लगेंगे, हर तरह के जो व्हीकल होता है उसमें वो लगेंगे। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की अगर बात करें तो इनकी 17 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है 9 स्टेट्स में, और ये 9 स्टेट्स जो हैं उनमें टोटल इनके 10 सिटीज में इनकी प्रेजेंस है। अब ऐसा क्यों है, बहुत सारी जियोग्राफिकली डाइवर्सिफिकेशन इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का क्यों है, वो इस कारण से है कि ये कोशिश इस बात की करते हैं कि ये अपने क्लाइंट के जो है नज़दीक रहें, उनके कांटेक्ट में रहें। और इससे होता ये है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो जैसे जैसे मार्केट बदलता है वैसे वैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है वो बदलती है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट उनको तुरंत पता लग जाती है। दूसरी बात ये लॉजिस्टिक यानी जो ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करने की जो कॉस्ट है ना इस कंपनी की, यानी कि बेलराइज इंडस्ट्रीज की, वो भी कम हो जाती है। अब ये टोटल 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, 38 ओईएम 38 ओईएम्स के लिए ये काम करते हैं। और इनके जो मेन क्लाइंट्स हैं उनमें बजाज ऑटो, ये होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स, जगुआर लैंड रोवर और हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनी। इसके अलावा ये एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और जो एक्साइड इंडस्ट्रीज है उसके लिए भी काम करते हैं। उसके लिए बेसिकली ये जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके लिए वाइट गुड्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो ये बनाते हैं, और जो एक्साइड इंडस्ट्री इसके लिए जो बैटरी की केसिंग होती है वो भी ये बनाते हैं। और 95% इनका रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी 95%
इनका जो रेवेन्यू है वो भारत से आता है, केवल 5% जो है इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू है। अब बहुत तेजी से ये प्रवेश कर रहे हैं डिफेंस और एरोस्पेस वाले सेक्टर्स में, और एरोस्पेस के साथ साथ स्पेस वाले जो टेक्नोलॉजी है वो कंपोनेंट्स भी ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने रिसेंट 2 एक्विजिशन किए, बड़े एक्विजिशन किए। उनमें से जो पहला है उस कंपनी का नाम है चेस्टर हॉल प्रिसिशन। अब चेस्टर हॉल प्रिसिशन जो है ये यूके बेस्ड एक लीडिंग एरोस्पेस और स्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये जो है इसके जो कस्टमर्स हैं, इस चेस्टर हॉल के जो कस्टमर्स हैं वो वर्ल्ड के बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हैं वो हैं, और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो उस तरह के जो ग्राहक हैं इस चेस्टर हॉल के। तो जब इन्होंने ये एक्वायर कर दिया, ये कंपनी एक्वायर की है, तो ऑफ कोर्स इन्होंने यूरोप के एक तरीके से एरोस्पेस और जो स्पेस वाली जो ऑर्गेनाइजेशन और स्पेस वाली जो सप्लाई चेन है उसमें इन्होंने एंट्री कर ली है, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। दूसरी बात ये कि इन्होंने फ्रांस में एक कंपनी जो है एसडीएम करके वो एक्वायर की है, और वो भी एरोस्पेस के क्षेत्र में, एरोस्पेस और स्पेस के क्षेत्र में, ऑटो स्पेस के क्षेत्र में कंपोनेंट्स बनाती है। तो ये 2 एक्विजिशन इन्होंने रिसेंटली किए हैं। इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में इन्होंने एक इजरायली कंपनी है उसके साथ एक जॉइंट वेंचर किया है, और उस जॉइंट वेंचर के थ्रू ये आर्मर्ड व्हीकल टेक्नोलॉजीज जो है ना उसमें काम कर रहे हैं। इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहली ग्रोथ स्ट्रेटेजी तो बड़ी क्लियर है कि ये अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो ये ऑटोमोबाइल से ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ये एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में, और साथ ही साथ अपने जहां जो इनका रेवेन्यू केवल 5% है एक्सपोर्ट का, वो भी ये बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इनका 82% रेवेन्यू जो आता है 2 और 3 व्हीलर से, उसको ये कायम रखना चाहते हैं, और वहां पर ये प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, यानी कि सेम जो पार्ट है उसकी डिजाइन इस तरीके हो या इस तरीके वो प्रोप्राइटरी एक तरीके से डिजाइन ये बनाना चाहते हैं जिससे इनको उस पार्ट का जो पैसा है वो ज्यादा मिले। अब ये 4 व्हीलर में जो इनका रेवेन्यू बहुत कम है, 4 व्हीलर पैसेंजर से मात्र 5% रेवेन्यू है कंपोनेंट का, और 4 व्हीलर कमर्शियल में मात्र 8% कंपोनेंट से रेवेन्यू आता है। तो ये 13% जो रेवेन्यू है इसको ये बढ़ाना चाहते हैं, और ये टीयर 1 सप्लायर से अब टीयर हाफ सप्लायर बनना चाहते हैं। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये समझने की कि टीयर 1 सप्लायर क्या होता है। टीयर 1 सप्लायर का मतलब ये कि आपने एक पार्ट बनाया और आपने जाके अपना जो अपना आपका क्लाइंट है, जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसको दे दिया और उसने गाड़ी में फिट कर दिया। अब ये एक तरीके रिलेशन है। अब ये टीयर हाफ या टीयर 0.5 सप्लायर क्या चीज होती है, तो देखिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप मैकडोनल्ड्स को चीज सप्लाई करते हैं, पनीर सप्लाई करते हैं आप, तो पनीर आपने वहां पर सप्लाई किया, तो उसने क्या किया, अपना कोई डिश बनाई मैकडोनल्ड्स वाले ने और वो ग्राहक को दे दिया, तो आप उसके लिए टीयर 1 सप्लायर है। लेकिन आपने अपना शेफ, एक स्पेशल शेफ है, वो उस पनीर में कुछ इस तरीके के इंग्रेडिएंट डाल के वो पिज्जा बनाता है जिससे मैकडोनल्ड जो है ना उसकी बिक्री ज्यादा होती है। तो ये जो इंटर रिलेशनशिप है, क्लोज रिलेशनशिप, एक स्पेशल प्रोडक्ट के थ्रू जो क्लोज रिलेशनशिप है, पूरा का पूरा सिस्टम, यानी कि मैं पूरा का पूरा आपके साथ आपकी जो सप्लाई चेन है या आपकी जो असेंबली लाइन है, यानी जहां गाड़ियां बन रही हैं, उसी का एक अगर मैं पार्ट बन जाऊं तो उसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं टीयर हाफ या टीयर 0.5 सप्लायर। तो वहां से क्या होता है, इससे फायदा ये होता है जब आप उनके सिस्टम से इंटीग्रेट हो गए यानी मिल गए, तो उसको आसानी से हटाना, सिस्टम से हटाना जो होता है ना वो मुश्किल होता है, और जो आपकी रिलेशनशिप लगातार बनी रहती है, कंपटीशन जो है ना वो दूर रहता है, साथ ही साथ आपका रेवेन्यू की प्रिडिक्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ये जो है ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो मात्र सप्लायर, कंपोनेंट सप्लायर से हटकर ये जो है सिस्टम सप्लायर बन जाएं। अब इनके स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है 20,000 से, इस 20,000 रुपए से ये श्रीकांत बड़वे साहब ने, जो इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने ये शुरू की कंपनी, और अब इस कंपनी का मार्केट कैप जो है ना वो लगभग 19,400 करोड़ रुपए का हो गया। तो बड़ी जबरदस्त वेल्थ इन्होंने क्रिएट की है, तो लगभग 38 सालों में। और इसके साथ ही साथ इनका जो
स्प्रेड है, यानी कि जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो हैं इनके जो क्लाइंट है ना उनके आसपास, तो जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड इनकी इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। और दूसरी बात ये, काफ़ी समय से इनकी जो रिलेशनशिप है ना वो इनके क्लाइंट से है। तो स्पेशली मैं जिक्र करना चाहूँगा बजाज ऑटो की, कि जो बजाज ऑटो का जो हेड ऑफिस है वो भी बेसिकली पुणे में, और इन्होंने भी अपनी जो शुरुआत की थी बेलराइज वालों ने, वो बजाज ऑटो को कंपोनेंट सप्लाई करते हुए की थी। और आज भी बजाज ऑटो इनका वन ऑफ द लीडिंग कस्टमर है ऑटो कंपोनेंट्स के मामले में। अगर मैं इस कंपनी की वीकनेस की बात करूं तो सबसे बड़ी वीकनेस ये कि जो ऑटोमोबाइल मार्केट के ऊपर, डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल मार्केट के ऊपर ये कंपनी ऑलमोस्ट डिपेंडेंट है। और अगर उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे जैसे कई बार रेगुलेशन चेंज होते हैं, भाई ये जो भारत स्टैंडर्ड लागू होगा, फिर गाड़ियों में ये वाला तेल डलेगा या वो वाला रेगुलेशन आएगा, या एग्जॉस्ट से रिलेटेड कोई जो चेंजेस आते हैं उसको, या कोई इन्फ्लेशन हुआ या कोरोना टाइप की चीज़ें हुई, तो इस तरह की चीज़ों से ऑटोमोबाइल जो मार्केट होता है ना वो काफ़ी प्रभावित होता है। और चूंकि इनका रेवेन्यू ऑटोमोबाइल के ऊपर कंसंट्रेटेड है, वो भी डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप ये समझ लीजिए इनका जो कंसंट्रेशन है ना वो बड़ा ही ज़्यादा है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर। और अगर उसमें कोई उतार चढ़ाव आता है तो इनको परेशानी हो सकती है। दूसरी बात ये कि इनका 50 से 60% जो रेवेन्यू आता है वो 3 कंपनी से आता है, पहले बजाज ऑटो, दूसरा हीरो मोटोकॉर्प, और तीसरा जो है होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड। तो ये क्लाइंट कंसंट्रेशन भी एक प्रॉब्लम इनके साथ है। अब बात करते हैं इस कंपनी के मार्केट कैप की, तो 19,400 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आरओई देखें तो लगभग 12.6% का, 12.5% का ऑर्डिनरी आरओई है। और डेट टू इक्विटी जो है वो हर 100 रुपए की इक्विटी पर 0.24 यानी 24 रुपए का इनके ऊपर कर्जा है। और जो पी है वो 40 है, जो मुझे लगता है थोड़ा सा एलिवेटेड है। अगर पिछले 12 महीनों की सेल की बात करें, क्योंकि इनका आईपीओ पिछले मई में आया, तो अगर इनके 12 महीनों की सेल की बात करें तो मात्र 14%, 14% बढ़ी है। लेकिन इनका जो प्रॉफिट बढ़ा पिछले 12 महीने 45% बढ़ा। अगर प्रमोटर की बात करें तो 66% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, डीआईआई के पास 10% होल्डिंग है, एफआईआई के पास 9% होल्डिंग है, और 15% होल्डिंग जो पब्लिक के पास है। अगर वीडियो को समराइज करूं तो देखिए, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर द्वारा संचालित एक कंपनी है, लेकिन इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगता है। और इस तरह के सिनेरियो में, जैसे आज का सिनेरियो जहाँ एक दिन बाजार ऊपर जाता है और दूसरे दिन वापस अपनी ज़मीन पर लौट आता है, तो इस तरह के सिनेरियो में आपको वैल्यूएशन के बारे में बड़ा ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कोई एक्शन खरीदने बेचने का या कुछ नहीं करने का भी आपको उन फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही निर्णय लेना चाहिए। मेरी इस शेयर में किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय होती नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।